जा रहा है फिर वो क्लास ज्वाइन कर ले। और अटेंडेंस का भी ऐसा इशू नहीं है, मैं अटेंडेंस आज नहीं लूँगा आपकी, ये मैं फिर सबको जो होता है नॉर्मली प्रेजेंट उनको प्रेजेंट कर दूँगा, ठीक है। अच्छा जी, तो आज जो हम लोग कर रहे हैं बेसिकली लैब नंबर 4 हमें परफॉर्म करनी है, जिसका टाइटल है टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स। अच्छा, ये जो है लैब नंबर 4, ये लैब नंबर 3 से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। जिस तरीके से लैब नंबर 3 के अंदर एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम दिया हुआ था जो कि एक अननोन सिस्टम था, उसके अंदर मैंने मुख्तलिफ किस्म के इनपुट्स अप्लाई किए थे। द मुख्तलिफ किस्म के इनपुट से मेरा मुराद है रैंप इनपुट, स्टेप इनपुट और इसके अलावा इम्पल्स इनपुट। तो ये 3 इनपुट्स मैंने अप्लाई किए एंड देन मैंने उसके जो भी रिस्पॉन्सेज आ रहे थे उसको एनालाइज किया सिमुलिंक के ऊपर, एंड देन यूजिंग ओनली द स्टेप रिस्पॉन्स मैंने उस सिस्टम को आइडेंटिफाई भी किया साथ साथ। तो सिस्टम की जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर हम सर्टन पैरामीटर्स डिटरमिन कर रहे थे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मैंने जो ओवरऑल गेन होता है के, और जो सिस्टम का टाउ जो बेसिकली 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू रीच करने का जो टाइम होता है वो मैंने डिटरमिन किया, और उससे मैंने बताया कि मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मैं बआसानी कंप्यूट कर सकता हूँ यूजिंग स्टेप रिस्पॉन्स। सही है। सो हमारा जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट होता है, चाहे मैं उसमें इम्पल्स इनपुट दूं, चाहे मैं उसमें रैंप इनपुट दूं, मेरा जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो जो है वो स्टेप इनपुट और कॉरिस्पॉन्डिंग स्टेप रिस्पॉन्स होता है। स्टेप इनपुट या स्टेप रिस्पॉन्स के अंदर हमारा इंटरेस्ट होने की वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि मेरे पास जो स्टेप इनपुट है वो वाहिद इनपुट है जो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 से लेकर टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक एक कांस्टेंट वैल्यू पर अपने आप को मेंटेन कर रहा है। या एक कांस्टेंट जो है ना उसके एक फाइनल वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम है थ्रू आउट, ठीक है। हालांकि जो मेरे पास दूसरे इनपुट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल द इम्पल्स इनपुट, तो इम्पल्स इनपुट क्या है? एक स्पाइक ऑफ एनर्जी आई, गायब हो गई। रैंप इनपुट क्या है? रैंप के अंदर एक सर्टेन स्लोप है, इट देन डाइज डाउन अगेन एंड देन अगेन द स्लोप एंड देन डाइज डाउन अगेन। So the remaining two inputs that we were applying on into our system, they were not uniform. हमें एक ऐसा इनपुट दरकार होता है जिसके अंदर यूनिफॉर्मिटी हो, ताकि उससे मैं अपना रिस्पॉन्स जो है ना उसको जज करने के लिए आसानी मेरे लिए पैदा हो जाए। सही जी। तो यही काम जो है बेसिकली हमें लैब नंबर 4 के अंदर करना है, जिसका टाइटल है टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। To obtain the step, impulse and ramp response of second order system। इसका क्या मतलब है कि आपको वही काम करना है यहाँ पर, और एक मिनट, स्टेप, इम्पल्स और रैंप रिस्पॉन्स निकालना है किसका? सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, ठीक है। बट आइडेंटिफाई द सिस्टम पैरामीटर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम यूजिंग ओनली द स्टेप रिस्पॉन्स। मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेप रिस्पॉन्स को यूज करते हुए बकिया सिस्टम पैरामीटर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। सही है जी। तो यही यही 2 टास्क प्रीवियस लैब में भी थे, यही 2 टास्क इस लैब में भी है। बट जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है वो हमने क्रिएट किया हुआ है, और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो है वो एज कम्पेयर टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है कंपेरेटिवली थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उनको जो अंडरस्टैंड हम करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आ जाए। ये मेरे पास एक सर्टन इक्वेशन दी हुई है आपके सामने, जो कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की, जिस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का एक स्टैंडर्डाइज ट्रांसफर फंक्शन होता था जो कि क्या था? k अपॉन टाउ s प्लस 1, ठीक है। एक मिनट, कोई चैट बॉक्स में कुछ कह रहे हैं? सही है। अच्छा, तो मैं साथ साथ जो है पेंट भी खोलूँ ताकि मैं आपको साथ साथ समझाता भी रहूँ। अच्छा जी, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो अगर हम बात करते थे फर्स्ट ऑर्डर की सिस्टम की, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास क्या था? उसका ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास था k अपॉन टाउ s प्लस 1, और मैंने यहाँ पर क्या फाइंड किया था? k और टाउ। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो स्टैंडर्डाइज ट्रांसफर फंक्शन होता है
वो होता है ये, टी ऑफ एस बराबर है के इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यही होता है, एक बार कंफर्म कर लूँ, बिल्कुल ठीक है, यही होता है हमारे पास। क्या होता है, अच्छा यहाँ पे इसने के इंक्लूड नहीं किया हुआ, बट के हम लोग इंक्लूड करते हैं। के बेसिकली क्या होता है, गेन ही होता है, बट हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं वो मैं आपको भी समझा दूंगा। ठीक है जी। तो ये मेरे पास जो है, ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो है स्टैंडर्डाइज ट्रांसफर फंक्शन है। अगर मुझे किसी भी, फर्ज करें मेरे पास एक ये सिस्टम है, उसके अंदर ये चीज़ जो है फीड की हुई है, ठीक है, आपने एक सर्टन अप्लाई किया, इनपुट अप्लाई किया, और कॉरिस्पॉन्डिंग जो है वो आपके पास आउटपुट आ गया। ठीक है, इनपुट कौन सा अप्लाई किया, क्योंकि हम लोग स्टेप इनपुट ले रहे होते हैं, तो स्टेप इनपुट ऐसा होता है, यूं करके यूं गया और यूं चला गया सीधा। इसका आउटपुट कैसा होगा, इसका आउटपुट अभी आप देखेंगे कुछ इस टाइप का आ रहा होता है, यूं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अगर हमें एक सिस्टम का, जो कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, उसका अगर मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो मुझे इस ट्रांसफर फंक्शन का जो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म है, उसमें से मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, उसके अंदर मुझे के चाहिए होगा, मुझे ओमेगा एन चाहिए होगा, और मुझे जीटा चाहिए होगा। तो कौन कौन से तीन अननोन है यहाँ पर, मेरे पास एक के है, एक मेरे पास ओमेगा एन है, और एक मेरे पास जीटा है। ये तीन चीजें मैंने फाइंड कर ली, इस इक्वेशन में पुट कर दी, आई एम डन विद। मेरे पास सेकेंड ऑर्डर का जो है वो ट्रांसफर फंक्शन कंप्यूट हो गया, मैंने सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो सिंपल सी लैब है आज की, कोई ज़्यादा इस पर लंबे चौड़े काम नहीं करने, बस इसको किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से चीज़ें निकालनी है, वो हमारा मेन कंसर्न है। उसकी तरफ बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि के क्या चीज़ है, ओमेगा एन क्या चीज़ है, और जीटा क्या चीज़ है। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे अगर आपको याद हो, जैसे मेरे पास अभी आपके सामने एक ट्रांसफर फंक्शन जो है ये गिवन है, एक ये गिवन है। इस ट्रांसफर फंक्शन को हमने फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन क्यों कहा था? कोई मुझे बता सकता है कि इसको हमने फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहा था? एनीवन? Why did we claim that this transfer function represents a first order system? पावर 1 है, पावर 1 किसकी है बाबर? डिनोमिनेटर की पावर 1 है, वेरी गुड, सही है, गुड है। तो ये बात आप लोगों को पता है कि मेरे पास ये जो टाउ एस है, इस एस की डिग्री जो है यहाँ पर 1 है। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास इस पूरे सिस्टम के अंदर, अगर मैं इसका सिग्मा और जे ओमेगा प्लेन ड्रॉ करूं, ये मेरे पास सिग्मा होता है, ये मेरे पास जे ओमेगा होता है, तो मेरे पास एक ही पोल आ रहा होगा। पोल से क्या मुराद है, इस तरीके से पोल होता है। ठीक है, अब वो लेफ्ट हैंड साइड पे है या राइट हैंड साइड पे है, इसका भी मुझे अंदाजा नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ही पोल है। वैसे नॉर्मली जो है हम लोग पोल जो है वो राइट हैंड साइड पे बनाते हैं, ताकि हमारे, क्योंकि उस तरफ जो है हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल होता है। मैं अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं, तो मेरे पास जो है ये सिस्टम का राइट हैंड साइड होता है, और सॉरी राइट हैंड कह रहा हूँ, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड होता है इसका, सॉरी गलत कह दिया मैंने आपसे। ये जो है, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सिस्टम, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ योर सिस्टम। अगर आपका पोल लेफ्ट हैंड साइड पर है, देन यू हैव अ स्टेबल सिस्टम। अगर आपका पोल इस तरफ आ गया, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्यों होता है, ये सारी कहानी ये भी हम आगे आने वाले लेवल्स में देखेंगे कि भाई अगर मेरा पोल यहाँ से यहाँ चला गया, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी पर क्या फर्क होता है, वो सारी चीजें हम आगे आने वाले लेवल्स में इन डिटेल देखेंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। सही है। अच्छा, अब मैंने देखा कि भाई मेरे पास यहाँ पर तो एक ही पोल था। अब यहाँ पर अगर गौर से देखो, इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज करूं, तो ये मेरे पास है एस स्क्वायर। एस स्क्वायर का मतलब क्या है कि मेरे पास अब जो पोल्स हैं
वो कितने आ गए, 2 पोल्स है मेरे पास सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब वो 2 पोल्स की लोकेशन किस टाइप की है, किस तरह की है, ये बेसिकली हम देखते हैं और इसको हम रिलेट करेंगे जीटा ओमेगा एन से। अच्छा, लैब नंबर 2 के अंदर आप लोग जो है कुछ इस टाइप की बातें पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर मेरे पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स होते हैं तो उसकी मेरे पास डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जीटा मेरे पास सिस्टम 3-4 हिस्सों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि मेरा जीटा जो है वो अगर 0 हो गया, इसका क्या मतलब है कि मेरे पास डैम्पिंग रेशियो 0 है, ठीक है। जीटा क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो होता है। अगर डैम्पिंग आपके पास 0 होगी मतलब आपके सिस्टम में कोई डैम्पिंग मौजूद ही नहीं है, तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा होगा, मतलब ऑसिलेशंस कंटिन्यू कर रही है, वो डाई डाउन नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि डैम्पिंग कोफिशिएंट 0 आ गया, सही है। तो जब डैम्पिंग कोफिशिएंट सिस्टम का 0 होता है उस वक्त सिस्टम जिस फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रहा होता है उसको हम कहते हैं ओमेगा एन या नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। बहुत से लोग इसको ओमेगा नॉट भी कहते हैं, इसको ओमेगा एन भी कहते हैं, इसको ओमेगा नॉट भी कहते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है वो एक ही बात है, ठीक है। तो पहला केस क्या देखा, पहला केस ये देखा कि जब मेरे पास जीटा की वैल्यू 0 होगी उस वक्त मेरे पास सिस्टम के अंदर जो है कोई भी डैम्पिंग नहीं हो रही और आउटपुट के अंदर मुस्तकिल एक ऑसिलेशन आ रही है इस तरीके से, और उसकी एक सर्टेन फ्रीक, कोई कुछ कह रहा है, अच्छा जी ठीक है। तो उसके अंदर जो है मुस्तकिल एक ऑसिलेशन आ रही है और उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, और एफ क्या होता है, एफ होता है मेरे पास 1/t। मतलब ये कि एक उसमें कितनी साइकिल्स मेरे पास एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही है, वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास हो गया। अच्छा, अब जब मेरे पास अच्छा, क्योंकि मेरे पास जो 2 पोल्स निकलते हैं, पोल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा, ठीक है। तो जब मेरे पास सिस्टम के अंदर कोई डैम्पिंग नहीं हो रही और सिर्फ ऑसिलेशंस आ रही हैं, एक बात याद रखो, जो इसके 2 पोल्स हैं अभी हमने बात की ना, एस बराबर होते हैं सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा। जब जीटा की वैल्यू 0 होगी इसका मतलब ये है कि सिग्मा जो है वो है ही नहीं पोल्स के अंदर, एस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस जे ओमेगा के बराबर है। कोई कुछ कह रहा है चैट बॉक्स में, अटेंडेंस, ठीक है जी। तो अगर मैं इसका सिग्मा और जे ओमेगा प्लेन बनाऊं आपके सामने तो वो कुछ ऐसा होगा। अगर ये मेरे पास सिग्मा है, ये मेरे पास जे ओमेगा है, जब मेरे पास पहला कंडीशन आ रही है, जब मेरे पास जीटा 0 है, तो उस वक्त आपके पास 2 पोल्स हैं और दोनों के दोनों यहाँ पर लाई कर रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्योंकि सिग्मा तो 0 है। सिग्मा 0 का मतलब क्या है कि 0 यहाँ पे आ गया, अब ये एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आ रहा होगा। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। क्या कहते हैं, मार्जिनली, क्योंकि ये मार्जिन में पड़ा हुआ है, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कहते हैं इसको। सही है, बात क्लियर हो गई है कि भाई पहला केस क्या होता है, पहला केस ये होता है कि हमारे पास जीटा की वैल्यू 0 है, जिसका मतलब है कि डैम्पिंग नहीं है। जब डैम्पिंग नहीं होगी तो मेरा सिस्टम का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होगा, सिस्टम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को ऑसिलेट कर रहा होगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको हम शो करते हैं ओमेगा एन से या ओमेगा नॉट से। और जब जीटा की वैल्यू 0 होगी तो उस वक्त सिस्टम के पोल्स की वैल्यू क्या होगी, वो होगी एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सिग्मा वाली टर्म बेसिकली लिंक कर रही होती है डैम्पिंग को और जे ओमेगा वाली टर्म लिंक करती है ऑसिलेशंस को। तो जब सिस्टम में डैम्पिंग ही नहीं है तो सिग्मा भी 0 हो गया, जब सिग्मा 0 हो गया तो पोल्स बन गए प्लस माइनस जे ओमेगा, मतलब ये इस
एक्सिस पर पड़े हुए, एक प्लस का पेयर है और एक माइनस, मतलब ये दोनों पेयर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक प्लस साइड पर है और एक माइनस साइड पर। सही है जी। दिस इज कॉल्ड अ मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, मतलब अगर ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे होता तो हम कहते हैं दिस इज कंप्लीटली स्टेबल, अगर राइट हैंड साइड पे होता तो हम कहते हैं कंप्लीटली अनस्टेबल। बट ये इन दोनों के दरमियान में आ गया, ना इस तरफ पूरा है ना इस तरफ पूरा है, बल्कि दरमियान में पड़ा हुआ है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। क्लियर है पहले वाली चीज? यहाँ तक सबको समझ आ गया? कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? कोई है बात तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सही है, क्लियर है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस, एक मिनट, चैट बॉक्स में और कुछ कह रहा है। सही है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड केस। एक मिनट, ठीक है। सेकंड केस क्या कह रहा था? सेकंड केस कहता है कि अब आपके पास जीटा जो है ना, वो 0 से तो बड़ा है बट 1 से कम है। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं अंडर डैम्प सिस्टम। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अनडैम्प्ड, इसमें कोई डैम्पिंग नहीं है, सो वी कॉल इट एज अनडैम्प्ड सिस्टम। इसको हम कहते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स। ठीक है जी। अच्छा, इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा? इसका रिस्पॉन्स ड्रॉ करते हैं। ये आपका ब्लू वाला जो है वो आपका स्टेप इनपुट था। अब क्योंकि जीटा एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू मेरे पास आ रही है, इसका जो आउटपुट बनेगा वो बनेगा ऐसा। इसमें ऑसिलेशंस वक्तन फवक्तन कम होती जाएंगी और एक पॉइंट आएगा जब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, क्योंकि ज्यादातर जो हम काम करते हैं वो अंडर डैम पर ही कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हमें जीटा ओमेगा इन दोनों की इंक्लूजन जो है वो की गारंटी देता है। ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुकना जरा। सही जी, सॉरी मैं बीच चला गया था। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट सिस्टम, जो कि जिसको हम कहते हैं अंडर डैम सिस्टम। अच्छा, अब ऐसे सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है, जो सिग्मा प्रीवियसली हम बात कर रहे थे, सॉरी एस, एस के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सिग्मा जो कि डैम्पिंग को डिनोट कर रहा होता है, और एक मेरे पास होता है जे ओमेगा जो मेरे पास ऑसिलेशंस को डिनोट कर रहा होता है। अब इसके रिस्पॉन्स को अगर हम गौर से देखें, ये वाला रिस्पॉन्स है, लाइट पर्पल सा जो रिस्पॉन्स है, इसके अंदर ऑसिलेशंस भी आ रही है और ऑसिलेशंस वक्तन फवक्तन जाकर खत्म भी हो चुकी है। दिस मीन्स कि मेरे पास सिग्मा भी है और जे ओमेगा भी है। तो अब मेरे पास अगर मैं इसका प्लॉट सिग्मा एस, सिग्मा और जे ओमेगा का प्लॉट करूं, तो हाँ, अब मेरे पास क्या होगा? अगर सिस्टम की वैल्यू स्टेबल है, अगर सिस्टम स्टेबल है, तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का प्लेन है, ये मेरे पास राइट हैंड साइड का प्लेन है। सही है जी। तो फर्ज करो आपके पास एक वैल्यू आ रही है -2 +-4j, तो आपका जो पोल्स होंगे वो, एक पोल ये -2 है, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ पे आ गया।
ठीक है। सो ये आप डिफरेंस देखें, पहले ये बिल्कुल मार्जिन पे पड़े हुआ था, अब ये मार्जिन से हटके इस तरफ चला गया। फर्स्ट करो अगर एक सेट ऑफ पोल्स यहां पर आ रहा है, दिस इज अ अनस्टेबल सिस्टम। ये अनस्टेबल क्यों होता है ये भी हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाली लैब्स में। ठीक है जी। तो ये मेरे पास इस तरीके से हो गया। अब ये मेरे पास दूसरा दूसरा केस था जहां पर ये मेरे पास अंडर डैम्प सिस्टम था। इसके जीटा की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान रेंज करी थी, एग्जैक्टली 0 नहीं थी, एग्जैक्टली 1 नहीं थी, 0 और 1 के दरमियान की वैल्यू थी, जिसकी वजह से मेरे पास जो दो पोल्स आते हैं वो आ गए सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा, और जो कि अगर राइट हैंड साइड पर होंगे तो आपके सिस्टम स्टेबल है, अगर लेफ्ट हैंड सॉरी उल्टा कह रहा हूँ, अगर लेफ्ट पे होंगे तो सिस्टम स्टेबल होगा और राइट पे होंगे तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं तीसरे केस की। तीसरा केस क्या कह रहा है आपको वो देख लेते हैं। तीसरा केस ये कह रहा है कि अब आपके पास जीटा जो है वो एग्जैक्टली 1 के बराबर हो गया। ठीक है, अगर एग्जैक्टली 1 के बराबर हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। क्या कहते हैं? क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम, क्योंकि जीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो चुकी है इस केस के अंदर। तो अब क्या ख्याल है कि अगर मैं एस की बात करूं, सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा, पहली बात तो ये कि जब जीटा की वैल्यू 1 होती है एग्जैक्टली, इसका मतलब ये है कि आपकी डैम्पिंग मतलब पीक पर पहुंची हुई है, सिस्टम के अंदर मैक्सिमम डैम्पिंग हो रही है, ऑसिलेशंस कई गुना 90-95% खत्म हो चुकी है, हाँ समझो 100% भी कह सकते हैं। तो अगर मैं इसका रिस्पॉन्स ड्रॉ करूं, तो अगर ये मेरा ब्लू वाला जो है वो स्टेप इनपुट है, तो इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा? इसका रिस्पॉन्स जो है वो आपके पास इस तरीके से, ये जो ये बना हुआ है इस तरीके से आएगा, क्योंकि कोई ऑसिलेशन नहीं आएंगी, तो ये बिल्कुल यूं जाके इस तरीके से आ गया। अगर सिस्टम में कोई ऑसिलेशन ही नहीं आ रही, तो अब मेरे पास इस टर्म की अफादियत यहाँ पे खत्म हो गई है। जो मेरे पास पोल्स आएंगे, अब उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, जिसको हम कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा। बट फर्क ये है इस केस में और जो नेक्स्ट वाला केस अभी आने वाला है उसमें फर्क ये, इसमें क्या फर्क है वो भी बताता हूँ आपको। इसमें जो दो सिग्मा की वैल्यूज आएंगी वो दोनों डिस्टिंक्ट होती है। क्या होती है? डिस्टिंक्ट। डिफरेंट भी कहते हैं इसका मतलब है। सही है जी। अच्छा, अब जो फाइनल केस है, फाइनल केस की तरफ बढ़ जाते हैं। फाइनल केस क्या है? फाइनल केस है कि जब आपके पास जीटा जो है वो 1 से भी बड़ा हो गया, इसको हम कहते हैं ओवर डैम्प सिस्टम। मतलब ये सिस्टम जो है ये ओवर डैम्प्ड है, इसके अंदर डैम्पिंग जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये कि 1 से भी ज्यादा आपने डैम्पिंग करी है। तो अब इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा वो भी चेक कर लेते हैं। वही मैं एक्सेस ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास वही स्टेप इनपुट आ गया। अब इसका रिस्पॉन्स जो है वो कुछ ऐसा आ रहा होगा। कहाँ गया ये? इस तरीके से, मतलब है तो इसी ऐसा, बट थोड़ा सा जो है वो इस तरीके से, मतलब बिल्कुल इसी उसी जैसा होता है, बट थोड़ा जल्दी आता है। इसके इसका राइजिंग टाइम ज्यादा होता है, तो जल्दी मतलब कम होता है राइजिंग टाइम, सॉरी। इसका राइजिंग टाइम से क्या मुराद है? राइजिंग टाइम से मुराद ये है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये थोड़ा देर से फाइनल वैल्यू तक पहुंच रहा है और ये थोड़ा जल्दी पहुंच रहा होता है, क्योंकि जीटा 1 है, जीटा 1 से भी ज्यादा है। अब यहाँ पर भी मेरे पास ऑसिलेशंस तो है ही नहीं, तो एस क्या होगा? एस होता है सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा। ये तो है ही नहीं मेरे पास। अब सिग्मा क्या फर्क होगा इसमें? होता ये है कि सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो आइडेंटिकल होती है। मतलब क्या होती है? सेम होती है दोनों वैल्यूज। ठीक है। अच्छा, कोई चैट बॉक्स में कुछ पूछ रहा है मेरे ख्याल से।
अटेंडेंस दे रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ये 4 केसेस जो थे वो आप डिस्कस कर लिए हमने, और ये बेसिकली 4 केसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीटा की वैल्यू पर डिपेंड कर रहे हैं और कोई चीज़ नहीं है। जीटा चेंज करोगे, 4 मुख्तलिफ केसेस आपके सामने जो है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, इसमें कोई मसला है किसी को? कोई 4 केसेस जो हमने पढ़े हैं अभी, कोई इशू तो नहीं है? कोई है तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई चैट बॉक्स में पूछ रहा है, एक मिनट रुकिएगा जरा। सही है, क्लियर है। रिपीट प्लीज सर लास्ट वाला। अच्छा, लास्ट वाला रिपीट कर दूँ? चलो ठीक है। लास्ट वाला कौन सा केस था? लास्ट वाला केस था ओवर डैम केस, जब जीटा जो है वो 1 से बड़ा हो गया। देखो, जब जीटा 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये है कि अब सिस्टम के अंदर डैम्पिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, ऑसिलेशंस का नाम और निशान नहीं है। बट इस केस में और इस केस में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि यहाँ पर जीटा एग्जैक्टली 1 था, जिसकी वजह से मेरे पास 2 पोल्स आ रहे थे जो कि डिफरेंट पोल्स थे। ऐसे हो सकता है, फर्स्ट में मेरे पास ये सिग्मा जो जियोमेगा प्लेन है, एक पोल यहाँ आ रहा है, एक पोल यहाँ आ रहा है। अच्छा, मैं बार बार पोल्स इधर क्यों प्लेस कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो स्टेबल पार्ट होता है, ये अनस्टेबल पार्ट होता है, इसलिए मैं इसको कंसिडर ही नहीं कर रहा। इसकी बात करें अगर इस वाले केस की, तो अब मेरे पास पोल्स अभी भी इधर ही आ रहे हैं, बट दोनों एक ही पोल है। अगर मैं इसको 2 कलर से ड्रॉ करूं तो दोनों एक ही जैसे पोल है। क्लियर है? और रिस्पॉन्स तकरीबन दोनों का बराबर है। फर्क ये है, इसका राइज टाइम कम होता है, इसका राइज टाइम ज्यादा होता है। राइज टाइम क्या होता है? राइज टाइम का मतलब ये है कि फर्स्ट को मेरे पास 2 वेव्स हैं, ये स्टेप इनपुट है, अगर ये वाला मैं 2 वेव्स बना रहा हूँ, एक मेरे पास वेव है ये वाली और एक मेरे पास वेव है ये वाली। तो इसमें जो ब्राउन वाली वेव है, एक मिनट को, जो ब्राउन वाली वेव है इसका राइज टाइम कम है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी फाइनल वैल्यू पर पहुंच रही है, ये देर से पहुंच रही है। तो जब जीटा 1 से बड़ा बढ़ा दोगे तो तब ये रिस्पॉन्स आएगा, जब जीटा बिल्कुल 1 के बराबर हो जाएगा तब ये रिस्पॉन्स आएगा। सही है? आई बात समझ? जी यासिर, समझ आ गई आपको? सही है, ठीक है, गुड। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमने 4 केसेस डिस्कस कर लिए। 4 केसेस डिस्कस क्यों किए हमने? ताकि जब भी हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम एनालाइज कर रहे हो, तो अगर मेरे पास उन पोल्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे पता तो चले कि कौन सा सिस्टम है ये। सही है जी? अच्छा, अब आ जाओ कि वही 3 काम हमें करने हैं कि हमारे पास पहले हमें स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है, फिर हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है सिमुलेंट के जरिए, फिर हमें रैंप रिस्पॉन्स निकालना है। अच्छा, ये मैं रैंप आपको करके नहीं दूंगा मैं, ये आप लोग पहले भी क्योंकि कर चुके हो तो इसलिए आपको अंदाजा होगा। अच्छा, एक मिनट रुकना जरा। सही है? अच्छा, तो ये तीनों रिस्पॉन्सेज जो है आप लोग प्रीवियसली भी कर चुके हो, तो इसमें भी इसी तरीके से करना है कि आपको मैं बस समझा दूंगा भाई कि ये आपके पास एक गिवन सेकंड ऑर्डर सिस्टम है और आपको बेसिकली उसका किस तरीके से जीटा ओमेगा एन निकालना है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, अब आ जाओ, ये तीनों हम निकाल लेंगे। अब आ जाओ सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस इमेज को मैं उठा के वहां पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैं एक नया, इसको अगर मैं यहाँ कॉपी करूँ, इधर सही है, इसको मैं इधर ले आया, यहाँ से आपको समझाऊंगा। ठीक है जी? अच्छा, अब हम इसको समझते हैं। हमारे पास
सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? वो होता है k इंटू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एम स्क्वायर। सिस्टम को आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है कि हमें निकालना है के, हमें निकालना है जीटा और हमें निकालना है ओमेगा एन। सही है जी। पहले हम बात कर लेते हैं इस के की। के जिस तरीके से प्रीवियसली बताया था, के होता है वी आउट ओवर वी इन। सही है। इस केस में अगर गौर से देखो, ये रेड वाली लाइन जो यहां बनी हुई है, ये मैं इसको थोड़ा सा अगर हाईलाइट करूं, ये आपका है इनपुट। तो यहां से आपने इनपुट के वैल्यू निकाल ली। फर्स्ट करो इस केस में कितनी आ रही है? 1000। तो ये मेरे पास आ रही है अराउंड 1000। सही है। आउटपुट की वैल्यू ये ब्लैक वाली वैल्यू है, ये जो ऑसिलेट कर रही है और फाइनली ये सेटल डाउन कर रही है। ये कितने पे सेटल कर रही है? अराउंड 1002 पे कर रही है। दोनों को डिवाइड करूंगा, मेरे पास आंसर क्या आ गया? 1.002। ये आपके पास के की वैल्यू आ गई यहां से। सही है। अच्छा, मैं इसी सिस्टम को देखते हुए आपको बताऊंगा किस तरीके से निकालनी है। अच्छा, अब मुझे असल जो मेरा काम है वो है ये जीटा और ओमेगा एन निकालना है मुझे। सही है। अब ये कैसे निकालेंगे? जीटा ओमेगा एन निकालने के लिए मुझे पता है कि मेरे पास जीटा जो होता है वो होता है डैम्पिंग का फैक्टर या डैम्पिंग का रेशियो। ठीक है। और डैम्पिंग का मकसद क्या होता है? डैम्पिंग का मकसद ये होता है कि आप ओवरशूट्स या ऑसिलेशंस के खिलाफ काम कर रहे हो और उनको ख़त्म करना चाह रहे हो। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला जो है, जो मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, मैंने क्या देखा कि ये किस पर अफेक्ट कर रहा होता है? ये ऑसिलेशंस पर अफेक्ट कर रहा होता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? उसको हम कहते हैं ओवरशूट्स। क्या कहते हैं इसको? ओवरशूट्स। ओवरशूट से क्या मुराद है? ओवरशूट से मुराद ये है कि ये आपको इस वैल्यू पर आपके सिस्टम को स्टेबल होना था। क्या होना था? इस वैल्यू पर आपका सिस्टम को स्टेबल होना था, बट ये तो ऊपर निकल गया, फिर नीचे निकल गया, फिर ऊपर निकल गया। तो ये जो ऊपर निकल रहा है या नीचे निकल रहा है, इसको हम कहते हैं सिस्टम की ओवरशूट्स। क्लियर है? तो ये है ओवरशूट्स की वैल्यू। परसेंटेज ओवरशूट के दो फॉर्मूले होते हैं जिससे हम जीटा निकालते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज ओवरशूट का? वो होता है ई की पावर ब्रैकेट माइनस पाई जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100, जो कि बराबर किसके होता है? ये मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं वी मैक्स माइनस जिस वैल्यू पर इसको सेटल होना था, माइनस वी सेटल या वी इनपुट डिवाइडेड बाय वी इनपुट इनटू 100। ठीक है जी। अब मुझे इस इक्वेशन के जरिए, ये जो इक्वेशन मैंने अभी आपके सामने यहाँ लिखी है, ई की पावर माइनस पाई जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इनटू 100, जो कि बराबर है वी मैक्स, जो कि ये वाली वैल्यू है, माइनस वी इनपुट, जो कि ये वाली वैल्यू है, डिवाइड बाय वी इनपुट इनटू 100। अब मुझे यहाँ से जीटा निकालना है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अब हम देखते हैं, हम निकालते हैं जीटा। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये 100 और 100 हमने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही तरफ वैल्यू चाहिए। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा पेज बड़ा करूँ, ये पेज छोटा हो गया काफ़ी। ठीक है। अच्छा,
ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको क्या कैलकुलेट करते हैं भाई, किस तरीके से आ रहा है। पहले हम कैलकुलेट करते हैं इस राइट हैंड साइड की टर्म को। अगर मैं गौर से देखूं तो वी मैक्स मेरे पास अराउंड, अगर ये 1400 है, ये 1500 है, वी मैक्स मेरे पास अराउंड 1480 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास वी मैक्स कितना आ गया, 1480। वी इनपुट कितना था, 1000, माइनस 1000 अपॉन 1000, ये कितना हो गया, ये हो गया 0.48 करके देख लेना, ये आंसर आ रहा होगा। 1480 माइनस 1000, 480, 480 डिवाइड बाई 1000, 0.48। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। ई की पावर माइनस पाई जीटा ओवर अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर बराबर है 0.48। इस ई को खत्म करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको ln कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पाई जीटा। अच्छा, कोई कुछ पूछ रहा है, एक मिनट को चैट बॉक्स पे। ln, जी बिल्कुल ln होगा, बिल्कुल सही है। 1 माइनस जीटा स्क्वायर बराबर है ln ऑफ 0.48। अच्छा, मुझे आप लोग की हेल्प चाहिए, कैलकुलेटर मेरे पास अभी है नहीं। एक काम ही करो आप लोग के, इसको आप इस तरीके से सॉल्व करो। अच्छा, यहाँ माइनस भी था, इसको आप सॉल्व इस तरीके से करो कि माइनस पाई जीटा अपॉन ln 0.48 बराबर है, अच्छा इसको मैं स्क्वायर ले रहा हूँ क्योंकि उस तरह के स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस जीटा स्क्वायर के। इसको जरा मुझे सिंप्लीफाई करो, सिर्फ इस टर्म को, और बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। सिर्फ इस टर्म को करना, इन टर्म्स ऑफ जीटा स्क्वायर आंसर आएगा। जल्दी करो, मुझे बताओ चैट बॉक्स पे। ठीक है, निकाला किसी ने? सिर्फ इस टर्म को सॉल्व करो और इन टर्म्स ऑफ जीटा स्क्वायर मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। ये रखा हुआ थोड़ा। नहीं, एलएन की आंसर नहीं बताओ मुझे, मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस पूरे टर्म को सॉल्व करो और जीटा स्क्वायर की टर्म्स में आंसर बताओ कि जीटा स्क्वायर की टर्म में आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, एक का आ रहा है -30। अच्छा, ये माइनस तो हट जाना चाहिए ना, क्योंकि जब स्क्वायर होगा तो माइनस हट जाएगा। तो ये जरा गौर से देखें, मैं भी सॉल्व करता हूँ, मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया अपना। एक मिनट रुको, मेरे पास क्या आ रहा है, शिफ्ट बाय अपॉन ln 0.48। ठीक है, इसका मुझे लेना है स्क्वायर। हाँ, 18.3 मेरे पास भी कुछ ऐसा ही आ रहा है, तो हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हो गया, वेरी गुड, आप लोगों को भी सही आंसर आ रहा है। ये आ रहा है 18.32 जीटा स्क्वायर बराबर है 1 माइनस जीटा स्क्वायर के। अब इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 19.32 जीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको डिवाइड करो और जीटा निकाल के बताओ, जीटा क्या आ रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ जीटा क्या आ रहा है। जी, जीटा क्या आ रहा है, 0.227। शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। जीटा मेरे पास भी इतना ही आ रहा है। ठीक है जी, तो जीटा जो है वो 0.227 आ रहा है। क्या ये जीटा की वैल्यू
इस रिस्पॉन्स को वेरीफाई करती है, हाँ या ना? कौन बताएगा? एक मिनट, कुछ कह रहे हैं चैट बॉक्स पे। हाँ, जीटा की वैल्यू बताओ कि क्या इस रिस्पॉन्स को वेरीफाई कर पा रही है या नहीं कर पा रही? एक मिनट रुकना जरा, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स कंप्लीटली वेरीफाइड है। क्यों? क्योंकि जीटा 1, 0 और 1 के दरमियान है, और उसका रिस्पॉन्स हमने अभी देखा था कुछ देर पहले कि वो बिल्कुल ऐसा ही आता है। जो ये मैंने यहाँ पर्पल वाला ड्रॉ किया था, ये इसको वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो अब मैंने दो चीजें निकाल ली। मैंने निकाल लिया जीटा के भी निकाल लिया और जीटा भी निकाल लिया। आई होप कि जीटा मैंने जिस तरीके से निकाला है वो आपको चीजें क्लियर होंगी। अब हमें ओमेगा एन निकालना है। अब ओमेगा एन क्या है? ओमेगा एन तो मेरे पास जब डैम्पिंग नहीं होती उस वक्त सिस्टम जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करता है वो फ्रीक्वेंसी होती है। बट मेरे पास तो अभी डैम्पिंग हो रही है, तो अब मैं ओमेगा एन कैसे निकालूंगा? अब ओमेगा एन निकालने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो यहाँ पर से लिखे हुए। ठीक है, ओमेगा एन निकलता है ऐसे। ओमेगा एन बराबर होता है ओमेगा डी अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अच्छा, अब ओमेगा डी क्या होता है? अब ये एक नई टर्म आ गई, ओमेगा डी। अभी समझाता हूँ ओमेगा क्या होता है। ओमेगा डी होता है, ओमेगा क्या होता है नॉर्मली? 2 पाई एफ या 2 पाई अपॉन टी, ऐसा ही होता है। ओमेगा डी जो है वो बराबर है 2 पाई ओवर टी डी। अब ये टी डी क्या चीज है? टी डी जो है वो बेसिकली पहली पीक और जो सेकंड पीक आई है इन दोनों के दरमियान का टाइम डिफरेंस जो होता है उसको हम कहते हैं टी डी। डिस्टर्बेंस टाइम भी कहते हैं इसको। सही है। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ये वाली पीक मेरे पास 250 सेकंड पर आ रही, 250 मिली सेकंड पर आ रही है। ये वाली पीक मेरे पास 150 मिली सेकंड पर आ रही है। तो मेरे पास टीडी कितना आ गया? टीडी मेरे पास आ गया 250 मिली सेकंड माइनस 150 मिली सेकंड, 100 मिली सेकंड। इससे मैंने यहाँ पे ओमेगा डी निकालना है। ओमेगा डी निकाल के बताओ क्या आ रहा है? यह आ रहा है 2 पाई ओवर 100 मिली सेकंड। जल्दी निकालो और बताओ क्या आ रहा है? 2 पाई ओवर 100 मिली सेकंड। मेरे पास आ रहा है ये 62.83। इसके यूनिट्स क्या होंगे? हाँ 62 है, बिल्कुल सही है। बुशरा आपका सही आ रहा है। इसके यूनिट्स क्या होंगे? हर्ट्ज। वो तो सिंपल फ्रीक्वेंसी के होते हैं। ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेडियन पर सेकंड। शाबाश। तो इसके यूनिट्स आ जाएंगे रेडियन पर सेकंड। ओके जी, तो यहां तक आपने ओमेगा डी भी निकाल लिया, जीटा भी आ चुका है। तो अब ओमेगा एन निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कैसे निकालेंगे? 62.83 ओवर अंडर रूट 1 माइनस जीटा कितना आया था? 0.227, 0.227 का स्क्वायर। जल्दी से निकालें इसको भी। जी जल्दी बताओ कितना आ रहा है?
64 पॉइंट, हाँ बिल्कुल सही है, इतना ही मेरे पास भी इतना ही आ रहा है। तो यहाँ आपके पास आ गया ओमेगा एन जो कि आ रहा है 64.5। ठीक है, अब हमारे पास, अब हम इसको जरा और वो करते हैं, बड़ा करते हैं स्क्रीन को थोड़ा सा। इसको मैं जरा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ ताकि हम इसको ब्रेक कर सकूँ। अच्छा, अब गौर से देखो, के मेरे पास आ गया, कितना आया था 1.002, जीटा मेरे पास आ गया 0.227, ओमेगा एन मेरे पास आ गया 64.5। अब इस इंफॉर्मेशन को हम प्लेस करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। ये अच्छा, इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी मेरे पास के ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अब शुरू करते हैं प्लेसमेंट करना। 1.002 को मल्टीप्लाई करते हैं 64.5 के स्क्वायर से अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा कितना था 0.227 इंटू 64.5 एस प्लस 64.5 का स्क्वायर। अब इसको हम फाइनलाइज करते हैं, तो ये आ रहा है 1.002 इंटू 64.5 का स्क्वायर। मेरे पास न्यूमरेटर जो आ रहा है वो आ रहा है 4168.6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.227 इंटू 64.5, ये आ रहा है 29.3 एस प्लस 64.5 का स्क्वायर, कितना आ रहा है 4160.25। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई अ सिस्टम। और हमने इस दिए हुए सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लिया यूजिंग इट्स सिंपल स्टेप रिस्पॉन्स। यहां तक कोई मसला है किसी को तो पूछ लो। एक मिनट को चैट बॉक्स पे, ठीक है, कोई किसी को मसला है, कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ ले। सही है, क्लियर है सर, ओमेगा की कैलकुलेशन समझ नहीं आई। अच्छा देखो, हमारे पास क्लियर, अच्छा कोई मसला नहीं, मैं एक दो वापस समझा देता हूँ। कहाँ गया ये? देखो, ओमेगा एन का फॉर्मूला है ओमेगा डी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अगर मुझे ओमेगा एन निकालना है तो मेरे पास जीटा तो आ चुका है, मुझे ओमेगा डी चाहिए। ओमेगा डी कैसे निकाला? 2 पाई अपॉन टी डी। टी डी क्या था? द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू पीक्स। वो मैंने यहाँ से कितना निकाला 100 मिली सेकेंड, उसको मैंने यहाँ पर प्लेस किया, उससे मैंने ओमेगा डी निकाल लिया, ओमेगा डी को यहाँ प्लेस किया, उससे मैंने ओमेगा एन निकाल लिया। सही। अच्छा, ओमेगा एन के यूनिट्स भी यही होंगे, रेडियन पर सेकंड। सही है, क्लियर है आपको यासिर? चैट बॉक्स, सर टीडी की वैल्यू बता दें। टीडी की वैल्यू, एक मिनट रुको, पूरा मेरा आ रहा है भाई। देखो, टीडी की वैल्यू जो है ना, वो आप देखो, एक पीक ये है आपके पास, ये किस टाइम पर आ रही है? ये इस टाइम पर आ रही है 150 मिली सेकेंड पर। अगली पीक किस पे आ रही है? 250 मिली सेकेंड पर। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 250 माइनस 150 कितना आता है? 100। और ये मिली सेकेंड वाली रेंज है, तो यहाँ मिली सेकेंड लिख दिया मैंने, ऐसे निकाला है टीडी। ओके सही, गॉट इट। ठीक है, तो अब करना क्या है? करना ये है क्योंकि आपके पास सिस्टम्स तो अननोन नहीं है, सिस्टम को आपको
अच्छा, मैं बल्कि आपको मैट लैब पे करके दिखाई देता हूँ। तो मैट लैब ओपन कर रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक ये है कि आप लोग कोई, मतलब मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ जब तक ये खुल रहा है, ठीक है? रिज्यूम करूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पर सिमलिंक टाइप करता हूँ, फिर मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँगा कि क्या करना है, ताकि कोई मसला ही ना हो, ठीक है? अच्छा, सिमलिंक नेक्स्ट इंशाल्लाह लैब हम यूनिवर्सिटी में करेंगे, क्योंकि अब हमारी लैब जो है ना वो ट्रेनर्स पर होंगी। तो ट्रेनर्स वाली लैब में ज़ाहिर है ऑनलाइन तो नहीं करवा पाऊँगा, वो मज़ा ही नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब से ट्रेनर्स पे होनी है लैब, तो यूनिवर्सिटी में ही करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश उसकी उसकी ये किया करूँगा कि, क्योंकि टाइम जो है ना कम दिया है लैब का हमें ना, 1.5 घंटे का टाइम दिया है, तो हम करेंगे ये कि उसका लेक्चर जो है ना वो एक दिन पहले, मतलब जैसे जुम्मे वाले दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के आधे घंटे का लेक्चर उसका मैं आपको दे दूंगा, और फिर लैब के अंदर सिर्फ लैब की परफॉर्मेंस करेंगे, लैब के लेक्चर नहीं होगा, ताकि मैक्सिमम टाइम जो है आप पर उसको हार्डवेयर को दे सको और आपको समझ आए, ठीक है? तो मेरा यही प्लान है कि मैं उसको उसकी थ्योरी जो है वो जुम्मे को करवा के आपको, ताकि आप लोग बस फिर आए और फिर उसकी लैब परफॉर्म करें और फिर जा सकते हैं। अच्छा, कोई कुछ चैट बॉक्स में कुछ कह रहा है? चैट बॉक्स में ओके सर, वी विल व्यू रिकॉर्डेड लेक्चर कम प्रिपेयर्ड, यस ठीक है, गुड। ना कि फिर ये कि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो ना, वहाँ पे भी इतने बच्चे बैठे होंगे, फिर उसमें रिकॉर्ड लेक्चर भी चल रहा है, तो फिर परफॉर्मेंस भी हो रही है, तो लेक्चर पहले दे देंगे और फिर परफॉर्मेंस वहीं हाथ के हाथ ही करवा दूंगा आपको। अच्छा जी, टाइम लेता है ये सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये हमारे पास, अब मैंने लाइब्रेरी खोल ली। अच्छा, अब हम यहाँ पे जाते हैं, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ट्रांसफर फंक्शन का ब्लॉक, वो कंटिन्यूस से आएगा। ट्रांसफर फंक्शन ऐड ब्लॉक, हमें चाहिए
सोर्सेज में सिंक्स में जाएंगे, पहले स्कोप उठाएंगे। यार चल जाओ, स्टेप इनपुट उठा लिया मैंने। अच्छा, आपको वैसे रैंप रिस्पॉन्स और इम्पल्स रिस्पॉन्स वो आप खुद प्लॉट करना है, बस वो तो उससे प्लॉट करना है और कुछ भी नहीं करना उसमें। तो वो मैं नहीं करके दिखा रहा, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि वो आप पहले भी करके दिखा चुका हूँ। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि स्टेप रिस्पॉन्स के जरिए जो काम मैंने अभी किया है कैलकुलेशन, वो आप इसमें कैसे करोगे। ठीक है, इसको हमने ऐड ब्लॉक कर लिया, स्कोप ऐड कर लिया, ये तो आ गया। अच्छा, इसको हम डिलीट मारते हैं। ये दो मैंने इसलिए लिए ताकि इनपुट और आउटपुट दोनों एक साथ देख सकें। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। अब असल मसला ये कि हम खुद इसको इनपुट देंगे, हम खुद इसको सारी वैल्यूज खुद देंगे और फिर इससे कहेंगे कि तुम काम करो। फर्ज करो मैंने इसको कहा कि भाई आपकी ऊपर वाली वैल्यू है कितनी, 2 है, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। मैंने कहा कि भाई इसको हम ले लेते हैं, कितना लेते हैं, इसको हम लेते हैं 7.8, ऐसे ही मैं ले रहा हूँ, अभी कोई वो मसला नहीं है। और ओमेगा इन स्क्वायर इसको हम लेते हैं, कितना लेते हैं, इसको हम लेते हैं इसको मैं 2 के करीब करीब लेना चाह रहा हूँ। तो इसको हम लेते हैं, बल्कि इसको मैं 2 ना लूँ, इसको थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ मैं। इसको मैं लेता हूँ 20, इसको मैं लेता हूँ 22। सही है, इसको मैंने ओके किया। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको ताकि नज़र आए मुझे। ठीक है, इस पे गए, स्टेप टाइम को मैंने 0 कर दिया, इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू 1, सैम्पल टाइम 0। ठीक है, जाने देता हूँ। टाइम थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ, 20 कर देता हूँ। इसको रन करते हैं। अच्छा, हो गया। अब मैं इसके स्कोप पे चेक करता हूँ रिजल्ट्स। अच्छा, अभी ये कुछ अजीब सा आ रहा है ऐसा। अच्छा, इसके अंदर मैंने फिर जीटा कुछ सही सेट नहीं किया। अच्छा, तो मैं जीटा फिर इसका, बल्कि एक काम ही करते हैं कि हम जो ट्रांसफर फंक्शन अभी हमने निकाले हम वही रखते हैं, ताकि हमें उसको समझने में, रिलेट करने में आसानी हो। क्या आता है 4168.6, 4168.6, 1 प्लस कितना था 29.3 एस, 29.3, इसका कितना था 4160 आई गेस, 4160.35। ठीक है, 4160.35, इसको मैंने ओके किया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि नज़र आए। ठीक है जी, इसको रन किया, चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है इसका। शायद अब सही, अब मुझे कुछ समझ आ रहा है इसका। इसको मैं थोड़ा सा ऑटो स्केल करना चाह रहा हूँ। क्या हो गया, सही है, ये चीज़ समझ आ रही है। इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल वही आ रहा है जो हमने वहाँ पे देखा था। ठीक है, सही है जी, क्लियर, समझ आ गया आपको। कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर।
ठीक है, अब आपको भी यही करना है, आपको स्टेप रिस्पॉन्स के ज़रिए। अच्छा, आप मगर ये कि आप लोग क्या वैल्यू उठाओगे, तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है, आप भी वही उसी पे काम कर लो और उसी के ज़रिए यहाँ पे स्टेप रिस्पॉन्स, मतलब इसका स्टेप रिस्पॉन्स निकालो, और फिर जिस तरीके से मैंने कैलकुलेशंस किए आप भी वैसे ही कैलकुलेट करके सबमिट करवा दो। ठीक है, तो ये आपका स्टेप रिस्पॉन्स हो गया। स्टेप रिस्पॉन्स आपको अपनी लैब में ड्रॉ भी करना है, तो आप अगर ड्रॉ नहीं करना चाहते तो मसला नहीं है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लगा सकते हो ऑसिलोस्कोप की। बाकी इसके अलावा कौन कौन से इनपुट्स थे, एक मेरे पास रैंप इनपुट था और एक मेरे पास इम्पल्स इनपुट था, तो उसके सिर्फ मुझे रिजल्ट चाहिए, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, उसके सिर्फ मुझे रिस्पॉन्सेज की तस्वीरें आप लोग लगा के दे देना, बाकी और कोई काम नहीं करना। हाँ, इसका जो काम है उसका ये करना है कि पूरी कैलकुलेशन करनी है स्टेप वाले की। हाँ, मैं लैब आज ही अपलोड कर दूंगा यासिर, आज ही कर दूंगा। सही है, कोई मसला तो नहीं है इसमें? अभी कोई इशू है तो पूछ लें, वरना फिर हम लैब एंड करते हैं। सही है, क्लियर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी लैब फिर यूनिवर्सिटी में होगी, उससे पहले जो थ्योरी करवानी है वो मैं आपको फ्राइडे को करवा दिया करूँगा, और फिर हम लोग सैटरडे को आके अपनी लैब परफॉर्म करके और ख़त्म में इस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे अपनी लैब्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अटेंडेंस में लगा दूंगा आपकी सबकी, जो मसला नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है काफ़ी लोग नहीं है यहाँ पे आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसका इशू मैं समझ चुका हूँ, मैं कोई उसमें मसला नहीं, मैं लगा दूँगा। संडे को है लैब, नहीं संडे को तो नहीं हो, बस इस वीक की हो गई आपकी लैब, अब नेक्स्ट वीक होगी आपकी लैब। सही है, चले फिर इसको क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।